हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए एमसीक्यू लेकर आते हैं। आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है डेली करनी चाहिए। और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी या फिर एपीओ या एलएलबी या फिर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी पता है कि जो हमारी मंडे टू फ्राइडे की क्लास होती है, उसमें हम इम्पोर्टेंट बेरेट से जो है क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। और सैटरडे संडे की क्लास में हम 19 बेरेट से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि सिलेबस भी उसी अनुसार कंप्लीट होता रहे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा सही जवाब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीजें जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए समन शूट अपॉन बीइंग ए ड्यूली सर्व विद द समन प्लांट एंड एनेक्चर द डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू इंटर अपीयरेंस विद इन हाउ मैनी डेज। कितने डेज के अंदर अपीयरेंस यहाँ पर अनिवार्य हो जाती है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 7 दिन के अंदर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 10 दिन के अंदर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 15 दिन के अंदर। और चौथा ऑप्शन कह रहा है 21 दिन के अंदर। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं। एक सारांश मुकदमे में समन अनुलंघनक के साथ विधिवत तामील होने पर प्रतिवादी को कितने दिन के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो इसका सबसे सही जवाब कौन सा है, हमारा सेकंड ऑप्शन है। यानी कि उसे 10 दिन के अंदर अपीयरेंस होना उसका जरूरी है। और इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर से ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो ऑर्डर नंबर आपको याद रखना है। ये किसका क्वेश्चन है, सीपीसी का क्वेश्चन है, ऑर्डर नंबर 37। और इसके अंदर टोटल कितने रूल दिए गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 7 तक, यानी कि 1 से लेकर 7 रूल जो है इस ऑर्डर के अंतर्गत प्रिस्क्राइब किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली किस रूल से लिया गया है। तो रूल नंबर 3 जो है इसका, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। उसकी सब हेडिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जो बात करता है प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट के बारे में। तो इसका पर्टिकुलर आंसर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ऑर्डर नंबर 37 रूल नंबर 3 सब सेक्शन 1 के अंदर आपको ये पर्टिकुलर आंसर देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इन ए कमर्शियल शूट upon expiry of 120 days from the date of service of summon the defendant, यानी कि समन की सर्विस हो गई है, उसकी सर्विस होने के 120 दिन के बाद, यानी कि 120 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। कमर्शियल शूट में क्या स्टेप लिया जाएगा इन सभी ऑप्शंस में से। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉरफिट द राइट ऑफ ए फाइलिंग WS। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, मे फाइल ए रिटर्न स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू द कोस्ट। और थर्ड ऑप्शन है मे फाइल ए रिटर्न स्टेटमेंट अपॉन शोविंग सफिशिएंट कोस्ट टू द कोर्ट। और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। एक वाणिज्य मुकदमे में समन की तामील की तारीख से 120 दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी क्या स्टेप ले सकता है। पहला ऑप्शन है लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार वो खो देगा, फॉरफिट कर देगा। सेकंड ऑप्शन है लागत के अधीन लिखित विवरण दाखिल कर सकता है, यानी कि उसको वहां पर पेनल्टी कोस्ट के साथ वो फाइल कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है न्यायालय को पर्याप्त कारण बताने पर लिखित बयान दाखिल कर सकता है। या फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। तो जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर आपने इससे रिलेटेड रिलीवेंट ऑर्डर को पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। और इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फॉरफिट कर दिया जाएगा। जो 120 दिन का समय सीमा निर्धारित की गई है उसे खत्म होने के बाद।
अब यहाँ पर आपको समझना है कि कौन सा रिलेवेंट ऑर्डर जो है इससे डील करता है। तो ऑर्डर नंबर कौन सा है? ऑर्डर नंबर 8 है, जो किस बारे में बात करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जो बात करता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? WS फाइल करना, यानी कि रिप्लाई फाइल करना। इसके अलावा यही ऑर्डर किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है सेट ऑफ के बारे में। इसके अलावा यही ऑर्डर जो है किस बारे में बात करता है? काउंटर क्लेम के बारे में। यानी कि इस सेम ऑर्डर के अंदर इन 3 प्रोविजन के बारे में हमें देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन जो लिया गया है कमर्शियल शूट की जब बात की गई है, तो इसे जो है अमेंडमेंट के द्वारा जो है इंसर्ट किया गया था। अमेंडमेंट के द्वारा इसे ऐड किया गया था, जो कि एक स्पेशल अमेंडमेंट के रूप से जाना जाता है। स्पेशल अमेंडमेंट के रूप से इसको जाना जाता है। और ये अमेंडमेंट कब हुई थी, कब इसे जो है इफेक्ट में लाया गया था? विद राइट इफेक्ट फ्रॉम, कब इसे लाया गया था? तो स्पेसिफिक डेट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे, क्योंकि इस पर भी जो है क्वेश्चन बन जाता है। और किस एक्ट के द्वारा, कौन सा एक्ट था जब ये अमेंडमेंट आई थी? तो 2016 का एक्ट था। एक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, एक्ट नंबर 4 था 2016 का। इस अमेंडमेंट के द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोविजन को ऐड किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर बात की गई थी कि समन की सर्विस 120 दिन के होने के बाद कमर्शियल शूट में डिफेंडेंट का जो राइट है WS फाइल करने का, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का, उसे फॉरफिट कर लिया जाता है। वो यानी कि WS फाइल करने के राइट को खो देता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? कोर्ट कैन ऑर्डर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस अपॉन द डिफेंडेंट अपॉन बीइंग सेटिस्फाई दैट। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? The defendant is avoided service, and the second option is the summon cannot be served in ordinary way, and third option है both 1 and 2, and fourth option है none of the above। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं। न्यायालय इससे संतुष्ट होने पर प्रतिवादी को प्रतिस्थापित सेवाओं का आदेश दे सकती है। कब आदेश दे सकती है? क्या सबसे पहला स्टेप शामिल किया जाता है, प्रतिवादी सेवा से बच रहा है, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? समन सामान्य तरीके से तामील नहीं हो सके इसलिए, या फिर इन दोनों से या उपरोक्त में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। तो जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर की, कौन सा ऑर्डर है इसके बारे में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि कौन सा इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी इन दोनों अगर डिपेंडेंट ये दोनों स्टेप कर रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कोर्ट जो है सब्सटेंशियल सर्विस का ऑर्डर जो है पास कर सकती है, अगर डिफेंडेंट जो है सर्विस को अवॉइड कर रहा है, समन ओरिजिनली सर्व नहीं किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेप को जब वो लेता है। अब हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ऑर्डर कौन सा है जो इस क्वेश्चन से डील करता है। तो इसके लिए आपको ऑर्डर नंबर 5 को पढ़ना होगा, जिसके रूल नंबर 20 को आपको पढ़ना होगा, जो कि इससे रिलेवेंट है। ऑर्डर नंबर 5 किस बारे में बात करता है, इसकी सब हेडिंग क्या है, मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। जो बात करती है इशू एंड सर्विस ऑफ समन के बारे में, सर्विस ऑफ समन्स के बारे में। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर है जो आपको पता होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर ऑर्डर की जो रूल नंबर 20 है उसकी क्या सब हेडिंग है, ताकि आप यहाँ से अच्छे से इससे कनेक्ट कर सके। तो रूल नंबर 20 की हेडिंग है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस क्वेश्चन से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? अप्लीकेशन फॉर द सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ शूट फॉर नॉन अपीयरेंस ऑफ ए प्लेंटिफ कैन बी मेड अंडर विच ऑर्डर एंड रूल ऑफ द CPC। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑर्डर नंबर 9, रूल नंबर 9 इस बारे में बात करता है। सेकंड ऑप्शन है
ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 4 इस बारे में बात करता है। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 इस बारे में बात करता है। और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में क्या अर्थ है समझ लेते हैं। वादी की उपस्थिति न होने पर वाद खारिज करने के आदेश को निरस्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ऑर्डर नंबर 9 और रूल नंबर 9 इससे डील करता है। अब ऑर्डर नंबर 9 एक्चुअली में कहता क्या है, क्या इसकी सब हेडिंग है जो कि हमें पता होनी चाहिए। ऑर्डर नंबर 9 क्या कहता है, अपीयरेंस ऑफ ए पार्टी, मैं यहां पर लिख देता हूं अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ऑफ नॉन अपीयरेंस, यानी कि अगर वो अपीयर नहीं हो रहे हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे, इससे रिलेटेड जो है ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है डील करता है। और बात करते हैं अब रूल नंबर 4 किस बारे में बात करता है, इसी ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 4 किस बारे में बात करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो बात करता है प्लेंटिफ, में बीइंग फ्रेश शूट और कोर्ट में रीस्टोर शूट टू फाइल, इससे रिलेटेड डील करता है। आपको 9 का तो पता चल गया। रूल नंबर 9 किस बारे में बात करता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से डील करता है। रूल नंबर 30 किस बारे में बात करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 30 जो बात करता है सेटिंग असाइड डिग्री एक्स पार्टे अगेंस्ट डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी एक्स पार्टी डिग्री पास की गई है तो उसको रद्द करने के प्रोविजन आपको इस रूल के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 के अंदर। तो ये पर्टिकुलर रूल इस बारे में बात करता है। तो ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कोर्ट में स्ट्राइक आउट any issue that appear to it to be wrongfully framed। फर्स्ट ऑप्शन है बिफोर कमिटमेंट ऑफ ए ट्रायल ओनली, सेकंड ऑप्शन है बिफोर पासिंग ए डिग्री, थर्ड ऑप्शन है बिफोर कमिटमेंट ऑफ डिफेंडेंट एविडेंस ओनली, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में समझ लेते हैं क्या इसका सही अर्थ है। न्यायालय किसी भी मुद्दे को खारिज कर सकती है जो उसे गलत तरीके से बनाया गया प्रतीत होता है। कब कर सकती है, पहला ऑप्शन है केवल परीक्षण शुरू होने से पहले, दूसरा ऑप्शन है डिग्री पारित करने से पहले, तीसरा ऑप्शन है केवल प्रतिवादी साक्ष्य प्रारंभ होने से पहले, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर आपने पर्टिकुलर प्रोविजन इसका पढ़ा होगा तो आपको इसका सही जवाब जो है पता होगा। तो इसका सही जवाब है कि डिग्री पास करने से पहले ये स्टेप जो है लिए जा सकते हैं, यानी कि न्यायालय किसी भी मुद्दे को खारिज कर सकती है जो उसे गलत तरीके से बनाए गए प्रतीत होते हैं। वो कब कर सकती है, डिग्री पारित करने से पहले, यानी कि बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। तो इसका पर्टिकुलर ऑर्डर कौन सा है जो आपको यहाँ पर याद रखना है, तो पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर 14 है जो आपको इसके संबंध में याद रखना है। और ये पर्टिकुलर ऑर्डर क्या कह रहा है इसकी सब हेडिंग भी आपको पता होनी चाहिए। जो बात करता है सेटलमेंट ऑफ इशू एंड determination of suit on issue of law, और थोड़ा सा बड़ा है, और on issue against agreed upon।
यानी कि जिस इशू पर वो एग्री हुए हैं या किसी भी लॉ के इशू को सेटल करने के संबंध में प्रोविजन आपको ऑर्डर नंबर 14 ऑफ सीपीसी में देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी मे बी एग्जीक्यूटेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है डिटेंशन ऑफ ए जजमेंट डेप्टर इन ए प्रिजन, सेकंड ऑप्शन है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए जजमेंट डेप्टर, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबोव। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं। पैसे से भुगतान के लिए डिग्री निष्पादित की जा सकती है, एग्जीक्यूट की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, निर्णय देनदार को जेल में निरुद्ध करना। सेकंड ऑप्शन है निर्णय देनदार को संपत्ति की कुर्की यानी कि अटैचमेंट और उसकी बिक्री कर देना यानी कि सेल कर देना। थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। इन दोनों चीजों को शामिल किया जाता है। अब पर्टिकुलर ऑर्डर कौन सा है सीपीसी का जो आपको इस क्वेश्चन के संबंध में पढ़ना होगा, तो ऑर्डर नंबर है हमारा 21। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रूल बताए गए हैं हमारे सीपीसी के अंदर। 1 से लेकर 106 तक के रूल जो है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में बताए गए हैं। इसकी सब हेडिंग आपको हमेशा याद रखनी है जो बात करता है एग्जीक्यूशन के बारे में, जो बात करता है एग्जीक्यूशन के बारे में, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री एंड ऑर्डर। तो ये पर्टिकुलर ऐसा ऑर्डर है जो आपको पता होना चाहिए और बिल्कुल भी इस ऑर्डर को आपको नहीं भूलना है। ये जो है इस पर डिटेल में एक दिन डिस्कशन भी करेंगे या इस पर जो है हम सेपरेटली काफी कंबाइंड जो है क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए फॉरेन जजमेंट शैल नॉट बी ए कंक्लूसिव वेयर। फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन ए मेरिट ऑफ द केस, सेकंड ऑप्शन है इट हैज नॉट प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ ए कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन, थर्ड ऑप्शन है इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्या है हिंदी में इसका अर्थ समझ लेते हैं कि विदेशी निर्णय कहा निर्णायक नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कि यह मामले के गुण दोष के आधार पर नहीं दिया जा सकता, दूसरा है इसका फैसला साक्ष्य क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है, तीसरा ऑप्शन है इसे धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा लास्ट ऑप्शन, यानी कि इन सभी को ही शामिल किया जाता है कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होती है जब ये सभी स्टेप शामिल किए जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया है आपके सीपीसी के अंदर, उस सेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए जो है हमारा सेक्शन नंबर 13। और इसकी सब हेडिंग क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि when foreign judgment not conclusive। तो ये पर्टिकुलर सब हेडिंग से ही क्वेश्चन जो है निकल कर आया है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ए से लेकर आपको एफ तक पॉइंट दिए हुए हैं। उन सभी में से 3 पॉइंट ये हैं, इसके अलावा और पॉइंट भी हैं। आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप जो है इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर पाएंगे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द सीपीसी कैन ए कोर्ट एग्जामिन द पार्टी टू द शूट। कौन सी पर्टिकुलर ऑर्डर है जो बात करता है पार्टी के एग्जामिनेशन के बारे में? ऑर्डर नंबर 10, ऑर्डर नंबर 12, ऑर्डर नंबर 18, ऑर्डर नंबर 15। हिंदी में क्या अर्थ है समझ लेते हैं। सीपीसी के किस प्रावधान के तहत अदालत मुकदमे के पक्षों से पूछताछ कर सकता है? तो कौन सा पर्टिकुलर ऑर्डर है? ऑर्डर नंबर हमारा 10 है जो कि इससे डील करता है जब हम बात करते हैं पार्टी के एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि कोर्ट के अंदर किया जाता है एग्जामिनेशन।
बात करते हैं इसके अलावा जो अदर ऑर्डर हैं ये किससे डील करते हैं। जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 12 की, तो ये बात करता है एडमिशन के बारे में कि पर्टिकुलर एडमिशन किस तरीके से और क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे। बात करते हैं 18 ऑर्डर नंबर 18 की, जो बात करता है विटनेस के एग्जामिनेशन और शूट के हेयरिंग के बारे में, यानी कि हेयरिंग ऑफ शूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में बात करता है। जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर 15 की, तो ये बात करता है कि पहली ही हियरिंग में केस को डिस्पोज करने के स्टेप जो है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लिए जाते हैं, यानी कि डिस्पोजल ऑफ शूट एट द फर्स्ट हियरिंग। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है इससे डील करता है। तो ये सभी ऑर्डर आपको पता चल गए होंगे, इन सभी ऑर्डर्स को आपको याद रखना है और भूलना नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी, आप इससे इंफॉर्मेशन ले पा रहे होंगे और इंजॉयमेंट की तरह हम यहाँ पर कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो पेशेंस के साथ आपको वीडियोस को देखना होगा, डीपली आपको देखना होगा। मेरे से कोई भी गलती होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, और गलत है तो उसको हम सही कर सके। गलत चीज को आपको याद नहीं होना है, आपका एक छोटा सा स्टेप भी जो है दूसरे कुक के लिए बेनिफिशियली होगा, क्योंकि कुछ चीजें मेरे से भी गलत हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए आपको जो है अगर कोई चीज गलत है तो उसको आपको करेक्ट करना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन ऑफ प्लांट अंडर ऑर्डर 711। कोर्ट्स के अंदर जो है ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है काफी इसका इस्तेमाल होता है, और इस पर्टिकुलर ऑर्डर की एप्लीकेशन हमेशा फाइल की जाती है जब भी कोई प्लांट फाइल किया जाता है। तो ऐसे में केस को खत्म करने के लिए ये कहा जाता है कि 711 के एप्लीकेशन और रिजेक्शन प्लांट को रिजेक्ट किया जाए इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर। तो इसमें कुछ स्टेप दिए हुए हैं, वो सारे स्टेप आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसका सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेगेटिव बात की गई है, यानी कि कौन सा ग्राउंड नहीं है इन सभी में से। एक पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं है, इसके अलावा बाकी सभी ग्राउंड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। पहला ग्राउंड क्या कह रहा है कि फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ टू फाइल ए डॉक्यूमेंट अलोंग विद द प्लांट। सेकेंड ऑप्शन है वेयर द शूट अपीयर फ्रॉम द स्टेटमेंट इन ए प्लांट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। थर्ड ऑप्शन है वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है वेयर डेफिशिएंट कोर्ट फीस हैज बीन पेड। हिंदी में क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं ताकि आप और अच्छे से इस चीज को समझ पाएं। आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद पत्र को स्वीकार करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वादी की ओर से वाद पत्र के साथ दस्तावेज दाखिल करने में विफलता होना, तो क्या ये ग्राउंड है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, जहां वाद पत्र में दिए गए बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वादी किसी भी कानून के द्वारा वर्जित है, यानी कि बार्ड है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, जहां यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं किया गया है, यानी कि कोज ऑफ एक्शन का ही नहीं पता है, ना कोई खुलासा किया गया है। फोर्थ ऑप्शन है जहां अपर्याप्त न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाता है। तो अगर आपने पर्टिकुलर ऑर्डर 7 रूल 11 को पढ़ा होगा तो उसके अंदर कितने पॉइंट दिए हुए हैं, ए से लेकर एफ तक पॉइंट दिए हुए हैं, और वो सभी पॉइंट अगर आपको पता है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ये ग्राउंड नहीं है किसी भी प्लांट को रिजेक्ट करने का, बाकी सभी ग्राउंड है जिस पर प्लांट को रिजेक्ट किया जा सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि while entering appearance in a summary shoot the defendant is required to file which of the following। यानी कि समरी शूट के अंदर समरी शूट के अंदर जब भी डिफेंडेंट जो है
अपना रिप्लाई फाइल करता है, उसकी अपीयरेंस होती है, तो वो क्या फाइल करेगा? सबसे पहले क्या वो एड्रेस फाइल करेगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि वो अपने फोटोग्राफ फाइल करेगा, पैन फाइल करेगा, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। हिंदी में क्या अर्थ है? सारांश मुकदमे में उपस्थित दर्ज करते समय प्रतिवादी को निम्नलिखित में से क्या दाखिल करना उसके लिए अनिवार्य होता है? तो उसके लिए उसका पता, उसका एड्रेस जो है उसे एड्रेस यानी कि पता नहीं है, यानी कि उसने एड्रेस फाइल करना होगा, यानी कि उसके लिए एड्रेस करना वहां पर बहुत ही जरूरी है। बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोविजन से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से लेकर हमारा कौन सा ऑर्डर है जो डील करता है, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। ऑर्डर नंबर 37 जो बात करता है किसके बारे में? समरली शूट के बारे में। और इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर कितने रूल है? रूल नंबर 1 से लेकर 7 रूल है, ये आपको पता होने चाहिए। और इस कौन से पर्टिकुलर रूल से ये क्वेश्चन लिया गया है? तो रूल नंबर 3 जो है इससे ये लिया गया है, जहां पर बात की गई है प्रोसीजर, जहां पर बात की गई है प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट के बारे में। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडली फीलिंग इज इन इशू, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर रिलीवेंट? तो कौन सी चीज रिलीवेंट होगी इन इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद? जो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है इंटेंशन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है इंटेंशन एंड नॉलेज, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? नेग्लिजेंस और रेस्टलेसनेस, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है इल विल और गुड फेथ, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए। जब मन या शरीर या शारीरिक भावना की स्थिति का अस्तित्व प्रश्न में हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रासंगिक होगा, यानी कि रिलीवेंट होगा? इरादा या फिर ज्ञान, लापरवाही या फिर उतावलापन, या फिर मतलब कि इसको कहते हैं गुड इल विल और गुड विल। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसका रिलीवेंट पर्टिकुलर सेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे और उस सेक्शन को आपने अच्छे से पढ़ा हो। ये हमारा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है हमने इंडियन एविडेंस एक्ट से लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलर सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 14। तो इस सेक्शन को अगर आपने पढ़ा होगा जिसके अंदर ये सभी टर्म शामिल की गई हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन थोड़े से कम है लेकिन इंफॉर्मेशन भरपूर यहाँ पर आपको मिलेगी। बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु डाई इज एडमिसेबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको तो आपको अच्छे से निचोड़ देना है, बुरी तरीके से इसको जो है याद कर लेना है, हर एक स्टेप को, हर एक पॉइंट को इसमें याद कर लेना है। डिटेल में इस पे हमेशा क्वेश्चन बनता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इट रिलेट टू द कॉज ऑफ his own death and it relate to the cause of someone else death, and third option है it relate to his own and someone else death, या फिर both 2 and 3 is the relevant। हिंदी में क्या अर्थ है समझ लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत व्यक्ति का बयान स्वीकार्य होता है, बिल्कुल स्वीकार्य होता है। और आपको हमें ये भी बताना है इसकी एक्सेप्शन कौन सी है इस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 32 की, और इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। ये आपको हमेशा आपने पढ़ी होगी, लेकिन आपने इसकी पर्टिकुलर सेक्शन को जो है, जो सब हेडिंग है उसको आपने कम बार देखा होगा, लेकिन आप इस नाम से हमेशा इसको जानते होंगे, डाइंग डिक्लेरेशन। तो वो केवल सबवे की दी जा सकती है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो आपको हमें क्या बताना है कमेंट सेक्शन में कि सेक्शन नंबर 32 की एक्सेप्शन क्या है, क्या एक्सेप्शन बताई गई है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आई होप आप वीडियो में इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।